तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी के सेशन में आज बात करेंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, क्या संविधान उन्हें रबर स्टैंप घोषित करता है, क्या केवल एक कठपुतली या पपेट घोषित करता है, यह राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष पावर्स भी हैं या नहीं है। राष्ट्रपति के बहाने हम जानेंगे कि जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, कार्यपालिका क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कार्यपालिका या सरकार क्या होती है, कार्यपालिका और सरकार में कोई अंतर है क्या, एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस है या नहीं है। अक्सर हम लोग जो हैं एक दूसरे का सिनम्स मानते हैं कि कार्यपालिका और सरकार का मतलब एक ही है ना, एक मतलब नहीं है, इसमें कुछ चेंज हैं, कुछ अंतर हैं। अच्छा, राज्य क्या है, स्टेट क्या है ना, स्टेट क्या है। जैसे कि आप लोग एक तो राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्य, ये कुछ और भी अर्थ होता है इसका। अभी बात करते हैं संघ क्या है। हालांकि पूरा संघवाद आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, फेडरलिज्म क्या होता है ये पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और इनके संबंध या संसद और राष्ट्रपति के संबंधों की जब हम बात करेंगे तो हमें बार बार हमारे सामने आएगा संघ शब्द, कार्यपालिका शब्द, है ना, मंत्री शब्द आएगा, मंत्रिपरिषद शब्द आएगा, फिर आएगा कि राष्ट्रपति औपचारिक मुखिया है या वास्तविक मुखिया है। तो इन चीज़ों को पहले से हल्का से जान लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे और बताएंगे कि नहीं, राष्ट्रपति के पास कुछ एक्सेस पावर्स भी हैं जो कहती है कि नहीं, राष्ट्रपति केवल पपेट नहीं है। ये राष्ट्रपति के व्यक्तित्व, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसकी योग्यता पर निर्भर है कि वो पपेट होगा या पपेट नहीं होगा। हालांकि हम राष्ट्रपति से ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो चाहे कि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मेरे पास ही हो जाए ना। हमने डेमोक्रेसी चुनी है, लोगों ने प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को चुना है, ठीक है ना। हालांकि राष्ट्रपति को भी लोगों ने चुना है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली चुना है। तो खैर, इन्हीं सब मसलों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को। और मुझे एक शब्द आता है उम्मीद और एक शब्द आता है आशंका। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि मैं इसे एक ही सेशन में सारे लेसन प्लान को पूरा कर दूं। तो हो सकता है इसके 3 या 4 या ज़्यादा भी पार्ट बन जाएं। आप लोग इसमें साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, है ना। तो कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि ऐसी संस्था जो काम करती है। आपके घर में कार्यपालिका क्या है भाई बिलाल? आप तो पढ़े रहते हो, लेकिन जब बाहर जाते हो तो काम आप ही करते हो, लेकिन घर में जो होम मेकर्स यानी कि आपकी मम्मी हैं, बहनें हैं, वो सब काम तो कर रही हैं घर के, है ना। घर को कौन संभाल रही? वही संभाल रही है। उसी तरह से अगर देश हमारा एक घर है तो इस घर को कौन संभाल रहा है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, वही संभाल रहे हैं या कोई और भी हैं इसको संभालने वाले? देखो, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव वर्ड्स के 2 मीनिंग्स हैं, एक नैरो मीनिंग और एक ब्रॉड मीनिंग। इसे हम कहते हैं, एक को संकुचित अर्थ और एक को कहते हैं व्यापक अर्थ। तो जो संकुचित अर्थ है वो कहता है कार्यपालिका का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अर्थात केंद्र में प्रधानमंत्री और उसके सारे मंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और उसके सारे मंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल को भी बहुत से लोग उसमें शामिल कर लेते हैं। ये है कार्यपालिका, यही एग्जीक्यूटिव, यही सारे काम कर रही है। अब दूसरी जो अप्रोच है, दूसरा दृष्टिकोण या मत है जिसे हम कहते हैं व्यापक दृष्टिकोण। वो कहते हैं नहीं साहब, केंद्र में राष्ट्रपति से लेकर के निचले पदों पर जो लिपिक वर्ग बैठा, क्लर्क वर्ग जो बैठा है, वो सारे के सारे जो हैं इसी कार्यपालिका में आते हैं। सरकार एक बहुत बड़ा ढांचा या बहुत बड़ा संगठन है, इसमें जो लोग भी शामिल हैं, चाहे उनका काम निर्णय लेना हो या उनका काम निर्णयों को लागू करना हो, चाहे उनका काम नीतियां बनाना हो या उन नीतियों को लागू करने के लिए फैसले लेना हो, चाहे उनका काम दिमाग से हो या हाथों का काम हो, सभी लोग उसमें कार्यपालिका में आते हैं। तो ये बहस लगातार चल रही है कि कार्यपालिका में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको बता दिया कार्यपालिका जो काम करती है, ठीक है ना। हमारे आमतौर पर कौन काम करती है? सरकार। अब यहीं पर एक शब्द आता है सरकार। सरकार क्या है? फिल्म भी आई सरकार, शायद अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी वो, तो उसमें वो सरकार थोड़ी बने हुए, प्रधानमंत्री थोड़ी बने हुए हैं, है ना। सोचो ना, प्रधानमंत्री थोड़ी बने हुए हैं। यहाँ पे सरकार का मतलब ये है कि वो व्यक्ति या संगठन जो किसी के जीवन को प्रभावित करता है, चाहे वो नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से। तो हमारे लिए तो पुलिस वाले, दरोगा जी भी सरकारी हैं, है ना, पटवारी जी भी सरकारी हैं। हर वो व्यक्ति जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे लिए फैसले लेता है, अच्छे या बुरे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सरकार है हमारे लिए। लेकिन आमतौर पर सरकार का मतलब है केंद्र में प्रधानमंत्री, उसके मंत्री, और राज्य में मुख्यमंत्री और उसके मंत्री, ठीक है ना, सरकार। अब ये जितने अधिकारी हैं उन्हें आप सरकार नहीं कहोगे। हालांकि अधिकारी अपने कारों के पीछे लिखे रखते हैं भारत सरकार, है ना, लिखते रहते हैं ना, उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। हालांकि कोर्ट मना भी कर दिए इन चीज़ों को लिखने के लिए, लेकिन फिर भी ढर्रा चल रहा, लिखे रहते हैं। कोर्ट स्पष्ट रूप से मना करती है, आप जो है नाम नहीं लिख सकते इस तरह से,
है ना। लेकिन चल रहा है भाई, अब IAS बने, IAPS बने तो लोगों को दिखाएंगे नहीं, है ना भाई। बाकी तो एक सिंपल सी टीचिंग की जॉब है, बड़े सुकून की जॉब है ना। आपने 4 घंटे स्कूल में काम किया, 4-6 घंटे, उसके बाद आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है। घर में बैठो, कल के लिए आराम से बच्चों को सुकून से लेसन प्लान बनाओ कि यार इस चीज़ को बच्चों को कैसे सिखाऊंगा। घर में बैठ के सोचो इस चीज़ को अब कल को मैं बच्चों को कैसे सिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप DM या कलेक्टर हैं या SSP हैं तो आप सुबह शाम, आज के इलेक्शन चल रहा है ना, सो भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन साहब टोर है ना, जिसे कहते हैं ना टोर, है ना, नीली बत्ती लाल बत्ती कौन सी बत्ती है ना, पौ 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 करती गाड़ी आ रही है, आगे गार्ड पीछे गार्ड, तो वही है, सत्ता का नशा है ना। तो कहाँ कह रहे थे हम, वो एक्चुअली सरकार नहीं है, वो सरकार के प्रतिनिधि हैं। शासन माने सरकार, हमें किसी सर ने बताया था, और प्रशासन माने शासन के प्रतिनिधि। वो शासन नहीं है, वो सरकार नहीं है, वो शासन के प्रतिनिधि हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर ये कहता है कि वो सरकार है ना, वो सरकार नहीं है, वो सरकार का प्रतिनिधि है, और एक्चुअली तो वो जनता का सेवक है। प्रशासन शासन का प्रतिनिधि है जो जनता की नीतियों को, सॉरी सरकार की नीतियों को या शासन की नीतियों को किसके बीच ले जाता है, जनता के बीच ले जाता है, उसको लागू करता है। वो शासन का प्रतिनिधि है। प्रशासन माने शासन का प्रतिनिधि, समझे। तो सरकार का मतलब आमतौर पर केंद्र में मंत्री, प्रधानमंत्री, और राज्य में मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री, वो सरकार है ना। खैर, तो कार्यपालिका क्या है, सरकार क्या है, राज्य क्या है। अब संघ क्या है, बार बार एक शब्द आएगा कि संघ क्या है, संघ क्या है। संघ का मतलब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें 2 सरकारें होती हैं, एक सरकार पूरे देश के लिए और एक सरकार अलग अलग अपने अपने राज्य के लिए। जैसे कि भारत एक संघ है, आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है कि भारत में 2 तरह की सरकारें हैं। अब तो 3 तरह की सरकारें हैं, तीसरी सरकार कौन है, आसिया, सरकार का तीसरा स्तर कौन सा है भारत में, पंचायतें, है ना, स्थानीय शासन। तो 2 सरकारें हमारे कौन सी, एक तो केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और एक अलग अलग राज्यों में अपने अपने राज्यों की सरकार। जैसे आपका उत्तराखंड स्टेट है तो उत्तराखंड की सरकार। तो ये व्यवस्था कहलाती है संघ। हम इसकी ज़्यादा बहुत गहराई में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि वास्तव में हमारा देश संघ है या नहीं है ना, अर्ध संघ है या केंद्र उन्मुख संघ है। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप देखिए आराम से, ठीक है। तो संघ का मतलब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पर 2 सरकारें होती हैं, सिंपल सी बात, ओके। अब मंत्री क्या होता है, जैसे मैंने अभी तुमको अभी ऑफलाइन बताया था, मंत्री शब्द जो आया वो मंत्रणा से आया। मंत्रणा शब्द जो मिलता है वो अर्थशास्त्र में मिलता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य यानी कि चाणक्य राजा को ये निर्देश देते हैं, सलाह देते हैं कि भाई जो राजत्व है यानी किंगशिप जो है, इतना इंपॉर्टेंट काम है, इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा काम है कि एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए उसे अपने सचिव, यानी कि सचिव माने सहायकों की नियुक्ति करनी चाहिए। सचिव शब्द आया उसमें अर्थशास्त्र में। वो कह रहे हैं कि राजत्व या किंगशिप या राजा का काम इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए उसे अपने सलाहकार, सचिव, ये सहायक नियुक्त करने चाहिए, ठीक है साहब। तो अब शुरुआत में जब धीरे धीरे राजा का कॉन्सेप्ट आया तो एक गांव का राजा भी होता था, 2-4 गांव को जीत लिया उसका राजा भी, कबीलों का राजा भी होता था। राजा के काम बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, लड़ना, आसपास के इलाके जीतना और अपने इलाके की सुरक्षा करना। फिर टैक्स लेने लगा, फिर शांति व्यवस्था बहाली हो गई तो लोगों के जो काम धंधे थे उनको प्रभावित करने लगा, लोगों के लिए नियम कानून बनाने लगा, ये करोगे, ये नहीं करोगे। फिर थोड़ा सा और पैसा आया, जब उसका खुद का पेट भर गया, फौज का पेट भर गया, चलो भाई जंगलों की सफाई कराओ, खेती कराओ, नहरें खुदवाओ, है ना, नहरों की मरम्मत करवाओ, कुएं बनाओ, तालाब बनाओ, जो भी जनता की भलाई के लिए वो काम कर सकता था करने लगा। अब वो लड़े या कुएं खुदवाए, वो लड़े या सड़कें बनवाए, वो लड़े या जो है कि बाढ़ से रोकथाम करे, यानी उसके काम बहुत बढ़ गए। तो अब इन कामों में शुरुआत में उसने कुछ लोगों से मंत्रणा करनी शुरू कर दी, यानी कि सलाह लेनी शुरू कर दी। धीरे धीरे राजा को ये लोग जो मंत्रणा देते थे धीरे धीरे परमानेंट होने लगे। अब राजा ऐसा नहीं है कि किसी से भी उठ के सलाह ले लेगा, रुकना भाई, रुकना जरा मुझे सलाह दे के जाना ना। अब तो वही देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में भी जो है कि राजनीति में अपने विश्वस्त सहयोगियों की ज़रूरत होती है। तो उस समय तो तलवार ही सत्ता की निर्धारक थी, कब कौन किसको मार दे कुछ पता चलता नहीं था, है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा होगा कि मेरा भतीजा जो मिल रहा मार देगा मुझे, कभी सोचा होगा? गयासुद्दीन तुगलक ने सोचा होगा मेरा बेटा मुझे मार देगा? नहीं सोचते ना। तो जो उनके वफादार थे, खास करके राज परिवार के लोग, बेटे, दामाद, बेटियाँ, है ना, चाचा, ताऊ, इस तरह के लोग होते हैं ना, पिता, उनको अपनी सलाहकारी परिषद में रखते थे। धीरे धीरे काम और बढ़ता गया, इनको और प्रशासन में लेना पड़ा। तो अब ये जो मंत्रणा का काम था, जिनसे मंत्रणा या सलाह मशवरा या डिस्कशन किया जाता था, धीरे धीरे इनको कहा जाने लगा क्या? मंत्री। इनको कहा जाने लगा मंत्री। अब मंत्रियों को कुछ समय बाद
राजा काम भी सौंपने लगा कि आप खजाने का काम देखो, आप खजाने में इनकम कैसे आएगी ये देखो, आप ये देखो कि खजाने से जो निकासी हो रही है, जो खर्च हो रहा उसका हिसाब किताब की आप जांच लगाओ, आप एक काम करो, आप अस्तबल चलाओ, आप जंगलों को देखो, आप खेती को देखो, आप पानी को देखो, इसको देखो। तो धीरे धीरे एक तरह से अलग अलग सरकार में डिपार्टमेंट बनने लगे और अलग अलग डिपार्टमेंट या विभागों का जो मुखिया होता था उसे कहते थे मंत्री। ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, अब राजा जो होता है ना, अब कई सारे मंत्री हो गए, 20-25 मंत्री हो गए। अब राजाओं की ज़िंदगी, अच्छा कुछ कर्मठ राजा भी हुए हैं, हर्ष, कनिष्क और शेरशाह सूरी जैसे राजा। औरंगजेब भी कर्मठ था। कुछ कर्मठ राजा भी हुए हैं, उन्हें जो है जीवन क्या होता है ना, जीवन में रंगीनियाँ क्या होती हैं, जीवन किस तरह, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं था। सुबह शाम तक काम करना, नए इलाके जीतना, अपने इलाकों की सुरक्षा करना, ऐसे राजा भी हैं। लेकिन बहुत सारे राजा ऐसा हुए, सुबह उठेंगे आराम से, आएंगे जनता को दर्शन देंगे, है ना, फिर नाश्ता करेंगे, फिर दरबार में जाएंगे, फिर दोपहर हो गया, अब भाई 2 घंटे की नींद लेंगे, फिर अब शिकार खेलने जा रहे हैं, अब राजमहल में रनिवास में बैठे हैं, है ना। ऐसे राजा भी होते थे ना। तो यानी कि जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। अब सरकार के काम कौन करेगा, तो उन्होंने धीरे धीरे सरकार के काम अलग अलग मंत्रियों को सौंपने शुरू कर दिए, अलग अलग मंत्रियों को सौंपने शुरू कर दिए। ठीक है। अब उनकी दिक्कत यह है कि उनके पास इतना समय नहीं कि वो हर मंत्री से जान सके कि भाई तेरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा, क्या गड़बड़ी हो, क्या गड़बड़ी नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना है। उनके पास इतना समय नहीं है, और ना ही इतना समय है कि मंत्रियों को वो दे सकें, मंत्रियों को वो समय दे सकें ना। साहब समय नहीं है इतना, क्या करें फिर। तो अब क्या किया, राजगुरु हैं, आमतौर पर ब्राह्मण लोग जो थे ना वो बहुत ही पाक पवित्र नेक माने जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं नेक, नेक निस्बत, कि भाई ब्राह्मण जो हैं वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। और ब्राह्मण बुद्धि वाले भी माने जाते थे, ब्राह्मण का मतलब ही है बुद्धि, बुद्धि विवेक वाले भी माने जाते थे, है ना। इनसे लड़ाई झगड़े की जो है अपेक्षा नहीं की जाती कि भाई, नहीं की जाती थी कि चलो युद्ध के मैदान में लड़ो, ऐसा नहीं था। लेकिन माना जाता था कि ये राजकाज के विशेषज्ञ हैं। तो अब हुआ क्या कि आमतौर पर जो दरबार में राजा के मुख्य पुरोहित होते थे, आमतौर पर ब्राह्मण ही होते थे, बहुत ही बुद्धिमान होते थे, है ना, बुजुर्ग भी होते थे, सभी लोग उनको मानते थे। तो राजा भी उनसे धीरे धीरे ज़्यादा सलाहें लेने लगा। एक स्टेज ऐसी आई कि राजा ने पुरोहित साहब को, दरबार के जो पुरोहित थे, उन्होंने कह दिया भाई ये मुख्य पुरोहित है, महान पुरोहित हैं, प्रधान पुरोहित हैं, अब मेरे और दूसरे मंत्रियों के बीच में यही मीडिएटर का काम करेंगे। अब जो ये प्रधान पुरोहित या मुख्य पुरोहित थे, अब ये दूसरे मंत्रियों के धीरे धीरे समय के साथ हेड बन गए। राजा पुरोहित से, मुख्य पुरोहित से डिस्कशन करता था, वो आगे जाकर के मंत्रियों से डिस्कशन करता था। अब चाणक्य के समय में इस पद का नाम, जो मुख्य पुरोहित है, धीरे धीरे इस पद का नाम क्या हो गया, प्रधानमंत्री। कहते हैं ना कि चाणक्य जो था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य पुरोहित भी था, प्रधानमंत्री भी था और मुख्य सलाहकार भी था। तो वहाँ से शब्द आ गया एक प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का। लेकिन सबसे बड़ी जो सुप्रीम पावर थी वो राजा के पास ही थी। राजा मर गया, उसका बेटा फिर उसका मर गया, या फिर राजा को मार के जो राजा बन जाए वो राजा है। प्रधानमंत्री कहाँ रहता था, पर्दे के पीछे रहता। सारे काम कर रहा है प्रधानमंत्री, सारे काम प्रधानमंत्री कर रहा है, लेकिन उसे, उसके मन में ये लालसा नहीं आनी चाहिए कि वो खुद ही राजा बन जाए। इस सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। इंग्लैंड में भी ऐसे ही हुआ, सारी पावर पहले राजा के पास थी, फिर धीरे धीरे प्रधानमंत्री के पास आ गई। अब जब हम आज़ाद हुए तो हमने भी यही मॉडल अपनाया, हमने एक तो संघ प्रकार की व्यवस्था अपनाई, 2 सरकारें, उसके अलावा हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई, शासन की पार्लियामेंट्री सिस्टम, शासन का पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, या शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई। शासन की संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि, हाँ कोई बता सकता तो उसमें एक लाइन में, शासन की संसदीय प्रणाली, एक लाइन का उत्तर जल्दी से आप लोग भी सोचें, क्योंकि लाइव है, इतना समय है नहीं। ऐसी शासन व्यवस्था, संसदीय प्रणाली में ऐसी शासन व्यवस्था जहां सरकार के सदस्य संसद के सदस्य भी होते हैं और संसद के सदस्य सरकार के सदस्य भी होते हैं। नंबर 1 बात, जैसे हमारे यहाँ ना लोकसभा राज्यसभा चुनते हैं, तो मंत्री वही बनेगा जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, यानी कि संसद सदस्य ही सरकार में शामिल होते हैं। और सरकार में, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि सरकार में जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे संसद में भी होते हैं। समझ गए साहब। संसद और सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल या प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं, प्रत्यक्ष परिचय या डायरेक्ट इंट्रोडक्शन होता रहता, डायरेक्ट तालमेल होता रहता। एक बात। दूसरी बात, इस तरह के सिस्टम में 2 प्रकार के मुखिया होते हैं, 2 तरह के नेशन हेड होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक मतलब नाम मात्र का, जैसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, और अनौपचारिक मतलब वास्तविक, है ना, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। तो यही हमारी बहस का मुद्दा है, क्या वास्तव में राष्ट्रपति जो है वो पपेट है। अब हम अपने टॉपिक को आगे शुरू करेंगे, ठीक है। अब जो इंग्लैंड का जो राजा था ना,
उसी का प्रतिनिधि, यानी प्रतिनिधि तो नहीं कहेंगे, उसी के नमूने पर हमने भारत के राष्ट्रपति का पद बनाया। लेकिन इंग्लैंड का जो राजा है वो वास्तव में नितांत औपचारिक है, नितांत औपचारिक है। अब वो केवल एक समारोही पद रह गया है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को कुछ पावर्स मिली हुई है। और आज़ादी से पहले जो पावर्स वायसराय के पास थी वो सारी पावर्स आज प्रधानमंत्री के पास है। आज़ादी से पहले जो पावर्स भारत में वायसराय के पास थी वो सारी पावर्स आज समय के साथ प्रधानमंत्री के पास है। कुछ लिखित नियम कानूनों से, तो कुछ राजनीतिक परंपराओं से, और कुछ जनता के बीच जो इमेज है उससे। आप देखें ना, भारतीय इतिहास में कुछ राजनेता हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। कुछ स्थानीय नेता भी हैं, मुलायम सिंह यादव, पंडित नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें मैं जानता हूँ। अब बंगाल में आप देख लें, ममता बनर्जी, है ना, कुछ समय मायावती जी, तो लोग इनके नाम पर वोट देते थे, इमेज, इनके नाम पर वोट देते थे। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी आप देख रहे हैं ना, काफ़ी लोकप्रिय राजनेता हैं, तो उसी ज़माने में कभी इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हुआ करते थे, तो लोग उनके नाम पर वोट देते थे। तो इस इमेज की वजह से बहुत सारी पावर्स ऑटोमेटिकली उनके हाथ में सेंट्रलाइज हो जाती हैं। जब नेता की पकड़ जनता मजबूत होती है, नेता जनता का दुलारा होता है, तो उसके कामों पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाता नहीं। ठीक है, तो खैर प्रधानमंत्री। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में। मैं 1 मिनट सांस ले लूँ, आप इसको पॉज कर दीजिए। तो अब बात करते हैं हम भारत के राष्ट्रपति से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी, और इसके अलावा जो चीज़ें नॉन रिटन हैं उनकी। आर्टिकल 52 सीधे सीधे कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का जिक्र है, तो सीधे आपने आंसर देना आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 52 में। ओके, फिर बहन जी मैं हूं अभी आधा घंटा, ठीक है। फिर आर्टिकल 52 का सेकंड पार्ट, आर्टिकल 52 का सेकंड पार्ट कहता है कि संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी। सीधे सीधे एक लाइन लिखी है, रक्षा बल माने डिफेंस फोर्सेस, है ना। क्या क्या है हमारी डिफेंस फोर्सेस? संघ की, यानी केंद्र सरकार की, है ना। कौन सी? ITBP, BSF और CRPF, है ना। ये सारे क्या क्या है? डिफेंस फोर्सेस तो हैं। रक्षा फोर्सेस माने, रक्षा बल माने डिफेंस फोर्सेस, यानी कि फौज, आर्मी, ठीक है ना, यानी कि सेना। ओके, तो संघ का मतलब यहाँ केंद्र सरकार, संघ का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार। अच्छा, राज्य सरकारों के रक्षा बल होते हैं, राज्य सरकारों के पास जो होते हैं सुरक्षा बल होते हैं। रक्षा जो करते हैं हम, रक्षा का काम है सीमा पर, और सीमा के अंदर, देश के अंदर जो भी फोर्स हैं, आर्म फोर्सेस, उन्हें हम कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो पुलिस जो है वो डिफेंस फोर्सेस नहीं है, वो सिक्योरिटी फोर्स है। और पुलिस किसके अधीन है? राज्य सरकारों के अधीन, ठीक है। तो यहाँ पर संघ का मतलब केंद्र, ध्यान रखना। तो संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल 52 सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रपति ही भारत में तीनों सेनाओं का मुखिया है, या राष्ट्रपति ही भारत का प्रधान सेनापति भी है। भारत में अगर युद्ध करना है ना, युद्ध करना है या कोई शांति समझौता करना है, तो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही भारत का सर्वोच्च सेनापति है, या वो तीनों सेनाओं का मुखिया है। अलग से कहीं नहीं लिखा गया, ध्यान रखना, कि राष्ट्रपति चीफ कमांडर है, आर्मी कमांडर है, या तीनों सेनाओं का मुखिया, अलग से कहीं नहीं लिखा गया। सिर्फ इस आर्टिकल 52 के सेकंड में कहा गया है कि भैया वो रक्षा बलों का मुखिया है, तो मीन्स तीनों सेनाएं। आर्टिकल 53 कह रहा है कि संघ की, देखो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पर संघ शब्द का जिक्र किया, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, है ना। निहित माने उसमें शामिल होंगी, उसी में छुपी होंगी, उसी के अंदर होंगी। संघ यानी कि केंद्र सरकार या भारत सरकार कह लो आप। भारत सरकार की कार्यपालिका शक्तियाँ यानी काम करने की शक्तियाँ, या सरकार कह लो आप, कुछ भी कह लो, किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है ना। तो इसी से यहाँ पर बात आती है कि कार्यपालिका का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। सरकार का मुखिया कौन है? पांडे जी बताएंगे, सरकार का मुखिया कौन है ना। फिर से सुन लेना आप लोग, कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति, सरकार का मुखिया राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, ठीक है ना, समझ गए। कार्यपालिका और सरकार का मुखिया राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। उसी तरह से राज्य में कार्यपालिका का और सरकार का मुखिया राज्यपाल, लेकिन राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अब वो कह रहा है भाई साहब शक्तियां तो राष्ट्रपति में निहित होंगी, उसके बाद उसने लिखा जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किसका प्रयोग? उन शक्तियों का प्रयोग। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें? राष्ट्रपति में। उसने कहा उसका प्रयोग
कैसे करेगा वो? या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब देखा ना, ध्यान रखना, अधीनस्थ अधिकारी लिखा है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद कुछ नहीं लिखा है। अब परंपरागत रूप से मंत्रिपरिषद को ही हमने मान लिया वो उसकी अधीनस्थ अधिकारी है। देखो भाई, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जनता ने अपनी मंत्रियों को चुना, अपनी मंत्रिपरिषद को चुना, तो वही सरकार है, ठीक है ना, उस लीग से हम हटते ही नहीं हैं। लेकिन कुल मिला के जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब इस आर्टिकल में 53 में कितनी बातें की गई हैं? एक संघ है, संघ की कुछ कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो कार्यपालिका शक्तियां किसमें हैं? राष्ट्रपति में। इसी से हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति जो सरकार और कार्यपालिका का मुखिया है। राष्ट्र की कार्यपालिका शक्तियां किसमें नहीं थे? राष्ट्रपति में नहीं, ठीक है। अब उनका प्रयोग वो करेगा, वही करेगा, उनका प्रयोग लिखा है ना, वो खुद भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी कर सकता है। और ये कह के बात खत्म हो गई, ये कह के बात खत्म हो गई। अब यहीं से विवाद की जड़ शुरुआत हो गई। अभी उस विवाद तक अभी पहुंचेंगे, अभी रुक जाओ। अब आ गया आर्टिकल 74 का फर्स्ट पार्ट। कह रहा था राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए, उसके कार्य लिखा नहीं है मैंने, आप लोग देख लेना है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। अब अक्सर आ जाता है ना प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख कहाँ पर आया, तो आप ये आर्टिकल देख रहे हैं ना, आर्टिकल 74 में, तो इसमें मंत्रिपरिषद शब्द भी आ गया और प्रधानमंत्री शब्द भी आ गया। कभी कभी ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, है ना, कि जैसे जिला शब्द किस आर्टिकल में आया, जिला अधिकारी शब्द किस आर्टिकल में आया, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। खैर, तो उनकी बात बाद में करेंगे। तो आर्टिकल 74 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, ध्यान रखना सलाहकारी संस्था हो गई ये, सहायता और सलाह देने के लिए, किस मामले में? उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी संघ में, उसका काम क्या है? राष्ट्रपति को उसके कामों में सहायता और सलाह देना। ओके, इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ओके, ठीक है। अब ये कह करके वो चुप गए। इससे आगे एक लाइन और पढ़ देता हूं, 74 का सेकंड पार्ट। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, कैसे सलाह दी, क्यों दी सलाह, क्यों नहीं दी सलाह, जो भी है, इसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। यानी कि ये जो है आपके सूचना अधिकार से ही बाहर हो गया। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो चीज़ें हैं, संविधान खुद कह रहा है कि इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ओके, अब बात ये आती है कि 53 कह रहा है कि राष्ट्र की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, मुखिया वो हो गया, उसका प्रयोग वो स्वयं करेगा, मुखिया वो हो गया, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो अधीनस्थ अधिकारी यानी कि मातहत, यानी कि सबऑर्डिनेट, जाहिर सी बात है किसके? राष्ट्रपति के। तो मुखिया कौन हो गया? राष्ट्रपति, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने फिर एक बात कह दी कि इसे इसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति इस सलाह से ही काम करेगा। यहीं से विवाद शुरू हो गया। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने कई मौक़ों पर कहा कि भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति विवश है मंत्रिपरिषद की या प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति जो है व्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं कर सकता, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया है, वो ये काम स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। ये गाहे बगाहे अक्सर बयानों के माध्यम से कभी प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो कभी राष्ट्रपति कुछ कहते हैं, है ना। ये मामला जो है विवाद का विषय बनता रहा। एक्चुअली क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया है ना कि भाई फला बिल आ रहा है, आप उस पर क्या करोगे, परमिशन दोगे या नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई व्यक्तिगत रूप उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप से मैं इस बिल को नहीं रोकूंगा, राष्ट्रपति के रूप में, अपने पद के रूप में मैं इस बिल को नहीं रोकूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को ये सलाह माननी होगी। मामला विवाद का हो गया ना, मतलब स्थिति जो है स्पष्ट है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के जो संबंध हैं ना, वो किस में डिफाइन किए गए हैं? आर्टिकल 74 में। 53 में भी किए गए हैं, लेकिन 53 में मंत्रिपरिषद शब्द नहीं आया। वहाँ पर क्या आया? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के जो संबंध हैं उनको किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, तो लो जवाब आर्टिकल 74। हालांकि 75 भी है जिसमें कहते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करेगा या मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे, उसमें भी वो चीज़ आती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जो संबंध डिफाइन किए गए वो यहाँ डिफाइन किए गए। लेकिन अभी मैंने कहा ना, स्पष्ट रूप से स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता इसलिए नहीं है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि क्या राष्ट्रपति को सलाह मानना जरूरी है, या ये भी नहीं लिखा कि राष्ट्रपति अगर सलाह मांगे तो क्या मंत्रिपरिषद को सलाह देना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं लिखा, स्थिति अस्पष्ट है। यानी हम कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पपेट हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ना राष्ट्रपति के पास एक्चुअल पावर्स हैं। ओके, समझ रहे मेरी बात। अब ये सिलसिला आगे चल रहा है। अब जब आगे चल रहा है सिलसिला, तो 1976 में उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी माननीय इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति से शायद फखरुद्दीन अली अहमद, शायद, है ना, क्योंकि उनका कार्यकाल के दौरान देहांत हो गया, तो मैं आपको लॉक नहीं करूंगा, आप लोग देख भी लेना। खैर, प्रधानमंत्री थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी। अब
उनके समय में संसद ने संविधान में 42वां संशोधन किया 1976 में, जो कि लागू हुआ 3 जनवरी 1977 को। कहते हैं कि 42वें संशोधन ने प्रयास किया था भारतीय संविधान को फिर से लिखने का, है ना। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, बहुत सारी चीज़ें हटाई गई, उनसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। हम अपने मुद्दे पर आते हैं। इसमें यह था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। ये जो लाइन है ना 74(1), राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, इसमें आगे एक लाइन जोड़ी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। इसका मतलब मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो संबंध थे वो पूरी तरह से परिभाषित किए गए कि वो इस सलाह के अनुसार ही काम करेगा। उसे अपने विवेक से कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। ये कह सकते हैं वो सलाह को मानने के लिए बाध्य हो गया, लेकिन अभी भी ये नहीं लिखा है। उसने सिर्फ ये लिखा है कि सलाह के अनुसार काम करेगा, लेकिन वो काम कब करेगा, क्या करेगा, इसकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। यही से आया पॉकेट वीटो, ठीक है। खैर, अब जो 42वां संशोधन है उसने राष्ट्रपति को नितांत औपचारिक बना दिया, फॉर्मल बना दिया, आमतौर पर जैसे हम कहते हैं ना रबर स्टैंप, वो बना दिया। उसके बाद आती है जनता पार्टी की सरकार। अच्छा, जनता पार्टी जो था गठबंधन था बहुत सी पार्टियों का, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। कह लो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाओ, ये जो भी है नारेबाजी होती है। अब जब ये सरकार में आए तो इन्होंने ये जो 42वां संशोधन था, ऐसा नहीं कि इन्होंने पूरे के पूरे 42वें संशोधन को निरस्त कर दिया, इसने कुछ अच्छी बातें भी जोड़ी थी, लेकिन जिन बातों से ये सहमत नहीं थे उन बातों को ख़त्म करने के लिए ये संविधान में लेकर आए 44वां संशोधन। 44वां संशोधन जो हुआ वो 1978 में हुआ और लागू हुआ ये 20 जून 1979 को। 20/6/1979 को ये लागू हुआ। इसमें ये जो लाइन थी ना, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा, इसको हटाया नहीं गया, इसको हटाया नहीं गया। इसी के साथ साथ अब पूरा पढ़ता हूँ, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। 42वां संशोधन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। 44वां संशोधन राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा, लेकिन अगर वो सलाह जो भी आती है पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह आती है अब उसी सलाह के अनुसार काम करेगा। यानी कि 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को अब कुछ वास्तविक या विवेकाधीन शक्तियां दी, कुछ एक्चुअल पावर्स दी कि अगर उसे किसी सलाह में कुछ शक महसूस हो, है ना, तो उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे ना राष्ट्रपति, तो उनके पास फांसी की सज़ा माफ़ी की एक एप्लीकेशन आई। बहुत से लोग जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी तो एप्लीकेशन आई, तो उन्होंने सरकार से एक सवाल किया था कि जितने लोगों को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है इसमें ज़्यादातर लोग गरीब ही क्यों हैं। उन्होंने से कहा इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग क्यों हैं जो निर्धन हैं। एक बहुत बड़ी बात हुई, इसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कई चीज़ों पर। अब सबके नाम नहीं लूँगा मैं, है ना, क्योंकि मेरा फेमस डायलॉग क्या है, हम पंगे में क्यों पड़े, है ना। भाई जिस बात को कहने पर विवाद हो सकता है, भाई एक वर्ग है जो उस बात को सुनने को राजी नहीं है, विवाद हो सकता है, और विवाद जो होगा वो स्वस्थ विवाद नहीं होगा, अस्वस्थ विवाद होगा। अस्वस्थ विवाद कौन सा होता है, ये वाला, है ना, घेरो रैकी करो, किधर से आ रहे हैं गुलफाम सर, किधर से आ रहे हैं, किधर से पत्थर फेंकने, तो वो काम ही क्यों करना, है ना, नहीं करना ना वो काम। ओके, या तो गुलफाम सर के पास चारों तरफ बाउंसर लगे पड़े हो, गुलफाम सर को सरकार ने Z++ सिक्योरिटी दे रखी हो, तब तो पंगे ले भी लें, ऐसे पंगे लेने का क्या फ़ायदा है। कहाँ थे बेटे, कहाँ थे। हाँ, तो अब जो है, हाँ यह मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर राष्ट्रपति को कुछ एक्चुअल पावर दे दी, वास्तविक शक्तियाँ दे दी कि हाँ भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो। अब देखो, राष्ट्रपति ने अगर किसी सलाह को, किसी फैसले को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो मामला मीडिया के थ्रू जनता में जाता है, विपक्ष के पास जाता है, तो अब सरकार गुप्त रूप से उस पर काम नहीं कर सकती, या अब सरकार पर एक नैतिक दबाव बन जाता है। कौन सा दबाव, नैतिक दबाव बन जाता है कि यार राष्ट्रपति ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, उन पर डिस्कशन कर लेना चाहिए, राष्ट्रपति की इच्छा को मान लेना चाहिए, है ना। लेकिन सरकार इसके लिए मजबूर नहीं है, मंत्रिपरिषद इसके लिए मजबूर नहीं है, मानेंगे, एक नैतिक दबाव बन जाता है ना। तो उस पर अक्सर होता है, कई बार ऐसा हुआ सरकारों ने राष्ट्रपति की इच्छा का सम्मान किया, बिल वापस ले लिया, सलाह ही वापस ले ली, या उन्होंने जो मुद्दे उठाए उनमें थोड़ा सा करेक्शन किया और फिर से भेज दिया। अब देखो, राष्ट्रपति के पास कोई बिल या कोई सलाह आया, राष्ट्रपति उस पर फैसला लें या ना लें, कब तक लें उनकी मर्जी, पुनर्विचार के लिए लौटाएं या ना लौटाएं उनकी मर्जी, उनकी मर्जी है साहब, वो है ना, उनकी मर्जी है। अच्छा, अब सरकार ने फिर से पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास फाइल भेज दी, अब उस पर कब तक फैसला ले या ना लें उनकी मर्जी। वो क्या नहीं कर सकते, सिर्फ उस पर सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकते, और दूसरा क्या नहीं कर सकते, उसे फिर से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, लेकिन कब तक फैसला लें उनकी मर्जी। कई बार ऐसा हुआ, राष्ट्रपति आए, उन्होंने कहा भी इस पर फैसला नहीं लेना, उन्होंने फैसला ले लिया, कार्यकाल खत्म, आ गया, अब दूसरे राष्ट्रपति देखेंगे जो चाहें। यहीं से क्या, कौन सा वीटो पैदा हो जाता है, पॉकेट वीटो। और पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए मतलब कौन सा वीटो, सस्पेंसिव वीटो, है ना।
ओके। तो अब इसने भारत के राष्ट्रपति को कुछ एक्चुअल पावर्स दी। अच्छा, अब और भी है, आगे चले। जैसे मंत्री हैं, मंत्री हैं, आपने जाना तो नहीं है अभी, ठीक है। मंत्री हैं तो मैं 1 मिनट सांस ले लूँ।